हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंटेंट। तो आज हमारे सामने यहाँ पे टीटागढ़ वैगन लिमिटेड का स्टॉक है, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं मैं आप लोग को कि मैंने यहाँ पे इसी साल के अंदर मार्च और अप्रैल के अंदर डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस करने के लिए कहा था, और उसमें से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी अपसाइड मूव दिखा रहे हैं, एकदम 52 वीक्स के हाईस पर जा रहे हैं। और हमने यहाँ पे अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस किया था। जितने भी स्टॉक्स थे इसके अंदर HAL से लेकर यहाँ पर BEML थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इसके अंदर चीज बताई थी कि डिफेंस से कम आता है इसमें रेवेन्यू, और सबसे ज्यादा यहाँ पे माइनिंग, कंस्ट्रक्शंस एंड रेलवे से सबसे ज्यादा आता है। तो हमारा वो जो था BEML, जो लास्ट हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, वो ऐसा स्टॉक था जिसकी शुरुआत यहाँ पे रेलवे से, जो रेलवे सीरीज जो हमने चालू की है इस बार, जो नवंबर और दिसंबर में रहेगी। यहाँ पर अगले पूरा महीना जो है यहाँ पे रेलवे के ऊपर सीरीज रहेंगी। तो हमने यहाँ पे, जैसा कि मैंने कहा कि HAL से लेकर यहाँ पे गार्डन रीच तक हमने सारे डिफेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स थे उसके ऊपर अच्छी खासी स्टडी की। और मेन ये जो थे सारे के सारे वो PSU सेक्टर से थे यहाँ पे, जिनके अंदर मैक्सिमम गवर्नमेंट स्टेक्स होल्ड करके रखती है। तो यहाँ पर इन लोगों ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। लेकिन अभी हम यहाँ पे रेलवेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर नवंबर से लेकर दिसंबर का महीना जो है यहाँ पर वो रेलवे सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे। उससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वो सारे के सारे यहाँ पर हम उसके अंदर स्टडी करेंगे, एक्चुअल स्टडी करेंगे, जो इसके अंदर एनुअल रिपोर्ट है, साथ ही साथ इसके जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है, और साथ ही साथ जो बाकी की चीजें हैं जो न्यूज घूम रही है आजू बाजू में, उसको लेकर यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। और मैंने रेलवे से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें कही थी पिछले ही मार्च और अप्रैल महीने के अंदर कि रेलवे से रिलेटेड भी जितने भी स्टॉक्स है यहाँ पर बहुत आगे अच्छा खासा काम कर रहे हैं। उसके अंदर रेलटेल के साथ ही IRCTC और उसके बाद में IRFC भी था। IRFC बहुत अच्छा खासा स्टॉक है यहाँ पर, बहुत स्लोली वर्क करेगा ये भी कहा था मैंने, लेकिन आपने पिछले कुछ एक महीने के अंदर उसके अंदर बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देख लिया। और उसको भी आगे देखेंगे यहाँ पर, IRCTC जो है उसको भी देखेंगे, लेकिन IRCTC के ऊपर मुझे ना बहुत अच्छी खासी यहाँ पर डीपली स्टडी करनी है, और उसको हम थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे इस मंथ के, दिसंबर मंथ के लास्ट में, इस सीरीज के अंदर लास्ट में देखेंगे IRCTC को। लेकिन हम अब यहाँ पे BEML के साथ हमने शुरुआत कर दी है। वो एक डिफेंस से रिलेटेड आखिरी स्टॉक था, और यहाँ पे रेलवे सीरीज के अंदर जो हम शुरुआत कर रहे थे उससे रिलेटेड यहाँ पे वो पहला स्टॉक था। और अभी टीटागढ़ के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ये जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड है मैक्सिमम करके, यहाँ पे ये सारे के सारे जो है ना वो पढ़ेंगे ही, क्योंकि गवर्नमेंट इस फील्ड में डेवलपमेंट कर रही है और सारा का सारा खर्चा इसके ऊपर कर रही है। तो इसमें ऑब्वियसली यहाँ पे ये सारी चीजें जो है इससे रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन को पकड़ लो, रेलवे को पकड़ लो, डिफेंस को पकड़ लो, ये सारी की सारी जितने भी फील्ड है यहाँ पर, रियलिटी पकड़ लो, ये सारे के सारे ये गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस कर रही है। और ये सारे स्टॉक्स जो यहाँ पे बढ़ने ही वाले हैं। और आगे हम यहाँ पे जब रेलवे का सेक्टर जो है यहाँ पे, जो रेलवे की सीरीज है दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में हम यहाँ पे रियलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है, जितने भी स्टॉक्स है उसके ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो अभी हम वापस से अपने मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। टीटागढ़ वैगन्स एक्चुअल में करता क्या है यहाँ पर। तो अभी सबसे पहले एक चीज देख लो, यहाँ पे 184 के आसपास इसकी प्राइस चल रही है, 52 वीक्स के हाईस पे है यहाँ पर। इसकी चार्ट के बारे में, इसका चार्ट कैसे परफॉर्म किया है उसके बारे में भी हम लास्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लो टीटागढ़ वैगन्स एक्चुअल में करता क्या है यहाँ पर। तो टीटागढ़ वैगन्स जो है यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज है इसकी, वो है फ्रेट रोलिंग स्टॉक्स। मतलब कि क्या होते हैं, ये जो मालगाड़ियाँ होती है ना, मालगाड़ी खुली वाली हो, बंद वाली हो, जो भी हो, ये मालगाड़ी के जो डब्बे होते हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है यहाँ पर। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेट रोलिंग स्टॉक्स, इसको वही कहते हैं यहाँ पे। वैगन्स हो गए, लोकोशेल्स हो गए, बोगीज हो गए, कपलर्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें है ना, ये बनाने के लिए यहाँ पर ये स्टॉक दुनिया में, दुनिया में नहीं, इंडिया के अंदर दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है यहाँ पर, ये फ्रेट रोलिंग स्टॉक्स बनाने के अंदर। फिर उसके बाद में पैसेंजर रोलिंग स्टॉक्स है, जैसे कि मेट्रो ट्रेन हो गई, यहाँ पर पैसेंजर कोचेस हो गए, EMU हो गए, ट्रेन सेट्स हो गए, मोनोरेल्स हो गए, ये सारे के सारे पैसेंजर रोलिंग स्टॉक्स के अंदर आते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा काम जो है ना यहाँ पे फ्रेट रोलिंग स्टॉक्स के अंदर है यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा कि जो मालगाड़ियाँ है वो बनाने के अंदर, उसके बाद में पैसेंजर का नंबर आता है, और उसके बाद में यहाँ पर ना शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड डिफेंस का सेक्टर आता है इसका। ये बहुत ही कम है यहाँ पर। इसके जो ऑर्डर बुक है उसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं यहाँ पर, कि मतलब पैसेंजर रोलिंग स्टॉक से कितना आता है, फ्रेट रोलिंग स्टॉक से कितना आता है, शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड डिफेंस से कितना आता है। ये जो ब्रिज वाला है ना इसका, ये जो बिजनेस, ये अभी मर्ज हुआ है टीटागढ़ वैगन्स के अंदर। इससे पहले ये किस नाम से जाना जाता था, टीटागढ़ ब्रिजेस एंड इंटरनेशनल्स के नाम से जाना जाता था। आगे जो PDF है इसकी बिजनेस प्रेजेंटेशन है, उसके अंदर ये कैसे मर्ज हुआ है, इसके अंदर किस साल में मर्ज हुआ है, किसने इसको ऐसी परमिशन दी है NCLT की तरफ से जो ली है, वो सारी चीजें भी आगे देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये कंपनी जो है एक्चुअल में करती क्या है। और सबसे पहली बात, फ्रेट रोलिंग स्टॉक सबसे ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। उसके बाद में पैसेंजर रोलिंग स्टॉक्स, पैसेंजर रोलिंग स्टॉक्स में कौन आता है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग, पैसेंजर कोचेस, EMU, ट्रेन सेट्स, मोनोरेल्स, ये सारी चीजें आती है। और उसके बाद में शिप बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड डिफेंस आता है। शिप बिल्डिंग
बिल्डिंग, ब्रिजेस, डिफेंस, इससे बहुत कम यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। और अगर यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देख ली जाए पर एनम ये कितना यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकता है, तो यहाँ पे देख लो 8400 वैगन्स ये एक साल में मैन्युफैक्चर कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे मेट्रो कोचेस 200 एक साल के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकता है। यहाँ पे कोचेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरा मेट्रो सेट की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 200 कोचेस यहाँ पे ये बना सकती है। उसके बाद में यहाँ पे 36 इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट कोचेस भी बना सकती है। तो इसकी कैपेसिटी सबसे ज्यादा किस चीज की, 8400 वैगन्स बनाने की, तो सबसे ज्यादा वो इसी बिजनेस के ऊपर फोकस करता है और इसी वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया के अंदर दूसरे नंबर पे आता है। तो अभी एक चीज आप लोग ये भी समझ लो यहाँ पे कि इसका बिजनेस के ऊपर किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है पिछले 3-4 सालों के अंदर। यहाँ पे वो मेट्रो कोचेस के ऊपर, मेट्रो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है। एक्चुअल में कंपनी फोकस किस चीज पे कर रही है और ये किस किस कंपनी को एक्वायर कर रही है, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो कंपनी है यहाँ पे टीटागढ़ वैगन्स, खास करके अभी वैगन्स बनाने के लिए यहाँ पे फेमस तो है ही, यहाँ पर इसने अपना बिजनेस बहुत जमा के रखा है, लेकिन ये अभी मेट्रो बिजनेस में आना चाहती है, मेट्रो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आना चाहती है, वहां पे अपना पैर जमाना चाहती है। और इसका जियोग्राफिकल स्प्लिट देख लिया जाए, मतलब कहाँ से इतना रेवेन्यू जनरेट करती है, तो इंडिया से 76% रेवेन्यू जनरेट करती है, वही इटली से 24% रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इटली में इतना क्या है कि इटली से ही यहाँ पर ये 24% रेवेन्यू जो जनरेट कर देती है। तो इसका जो मेट्रो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एक्चुअल में ये इटली के अंदर ही है। इटली के अंदर भी इन लोगों ने अपना जो है डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे रखा हुआ है, वहां से भी यहाँ पे ये इटली गवर्नमेंट को भी यहाँ पे मेट्रो सप्लाई करती है। यहाँ पे कैटेनिया नाम की एक जगह इटली के अंदर, वहां पे भी इन लोगों ने मेट्रो सप्लाई की है, उसकी भी फोटोज देखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है इस टाइप की मेट्रोज आपको दिख रही है यहाँ पे सामने, ये जो है ये डिजाइन की है टीटागढ़ वैगन्स ने, यहाँ पे डिजाइन भी की है, वहीं पे मैन्युफैक्चर भी की है। तो अभी आगे एक चीज और देख लो यहाँ पे इसके अंदर कि ये कंपनी जो है जैसे शिप बिल्डिंग के अंदर है यहाँ पे, तो कुछ टाइप की शिप्स कह लो, बोट कह लो, फेरी बोट्स कह लो। यहाँ पे मैंने कहा था कि आप लोग को पिछली बार जब हमने GRSC का वीडियो बनाया था, यहाँ पे गार्डन रिच बिल्डिंग का वीडियो बनाया था, उसके अंदर कहा था कि ये सारे जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स है एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे डिपेंड है। तो यहाँ पे गार्डन रिच बिल्डिंग्स जो है ना, उन लोगों ने भी यहाँ पे कभी ना कभी इसको टीटागढ़ वैगन्स को डिफेंस सेक्टर के अंदर यहाँ पे ऑर्डर्स दी थी एज ओ OEM क्या आप लोग जो है यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे कुछ बोट शिप्स बना के दो हमारे नाम से यहाँ पे। तो मतलब जो ऑर्डर जो है यहाँ पे गार्डन रिच की तरफ से पूरी नहीं हो रही है, यहाँ पे वो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। तो ये सारे बिजनेस जो है ना एक दूसरे जुड़े हुए हैं यहाँ पर। और इसके कैपेक्स के बारे में भी देख लिया जाए ना, तो 100 करोड़ का कैपेक्स कर चुके हैं पिछले 2 साल के अंदर, उसमें भी खास करके सबसे ज्यादा यहाँ पे मेट्रो के ऊपर ही फोकस करते हुए ये कैपेक्स किया गया है। तो अभी ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ऑर्डर बुक्स भी है यहाँ पर, न्यू ऑर्डर्स कौन कौन सी है वो भी है यहाँ पर। ये सारी चीजें ना डिटेल में यहाँ पे बिजनेस कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन है ना, उसके अंदर यहाँ पे सारी चीजें दी गई है। कॉर्पोरेट बिजनेस प्रेजेंटेशन होता है, ये हर कंपनी का होता है, यहाँ पे BSC के वेबसाइट के ऊपर होता है, सभी ने पढ़ना चाहिए। यहाँ पे ज्यादा पेजेस का नहीं होता है, यहाँ पे 11-12 पेजेस का ही होता है। कोई कंपनी ऐसी होती है जो 20 पेजेस का बना देती है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट होता है हर कंपनी का, ये सबसे पढ़ा नहीं जाता यहाँ पे, लेकिन कुछ पेजेस ऐसे होते हैं यहाँ पे बहुत काम के होते हैं और मैं ढूंढ के निकालता हूँ। यहाँ पे 253 पेजेस का होता है, ये सारे लोग यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो की शुरुआत में कहा था कि टीटागढ़ वैगन्स के अंदर यहाँ पर टीटागढ़ ब्रिजेस एंड इंटरनेशनल जो है मर्ज हो चुकी है यार। तो इसका जो कुछ हम कह सकते हैं कुछ हद तक यहाँ पे जो रिजल्ट सामने आए हैं यहाँ पर, क्वार्टरली रिजल्ट जो है जब इसको मर्ज होने के बाद में एक्चुअल में देख सकता है कि क्वार्टरली वाइज यहाँ पे कुछ मतलब पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पे रेवेन्यू जो कम होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, वो अगले ही क्वार्टर के अंदर हमको थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। वो इसी चीज की वजह से यहाँ पे कि मतलब ज्यादा फर्क नहीं हो सकता यहाँ पे। टीटागढ़ ब्रिजेस का भी इतना बड़ा बिजनेस नहीं है यहाँ पर जितना कि टीटागढ़ वैगन्स का है, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर में उसका जो असर है हमको देखने को मिल सकता है। आगे प्रॉफिट एंड लॉसेस के अंदर वो चीज पता चल ही जाएगी। उसके बाद में जो है ये कंपनी एक्चुअल में बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ईयर ऑन ईयर इसका जो ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है 77% से देखने को मिल रहा है। और इसके ऑर्डर बुक को भी देख लिया जाए, यहाँ पर 5 नंबर के पेज के ऊपर आ जाओगे तो आपको इसकी ऑर्डर बुक जो है वो देखने को मिल सकती है कि ऑर्डर बुक एक्चुअल में कैसी है। यहाँ पर 10,000 करोड़ की पूरी ऑर्डर बुक है। अगर कंसोलिडेटेड देख लिया जाए, मतलब बाकी जो सब्सिडीज है इटली की, फ्रांस की जितनी भी है आजू बाजू की कंपनियां, उनको भी यहाँ पे मर्ज कर लिया जाए यहाँ पर, उनका तो टोटल वो 14,000 करोड़ का होता है। ये कंसोलिडेटेड हो गया है यहाँ पे, इसको बाजू में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे खास करके टीटागढ़ वैगन्स की एक्चुअल में कितनी यहाँ पे ऑर्डर बुक भर चुकी है वो देख लिया जाए, वो 10,000 करोड़ के ऊपर की है। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा यहाँ पे फ्रेट रोलिंग स्टॉक्स के है, मतलब कि वो जो मालगाड़ियां होती है ना उसकी होती है।
मैंने सबसे पहले वही कहा था कि सबसे ज्यादा इसका बिजनेस वही से आता है यहाँ पर। उसके बाद में पैसेंजर रोलिंग स्टॉक्स का आता है और फिर शिप बिल्डिंग, डिफेंस एंड ब्रिजेस का आता है। लेकिन यहाँ पर आपको पैसेंजर रोलिंग स्टॉक्स जो है यहाँ पे बहुत कम दिख रहा होगा, सिर्फ 11% 1000 करोड़ के आसपास ही दिख रहा होगा कि मतलब इतना से ऑर्डर क्यों है। लेकिन आने वाले समय के अंदर यहाँ पे फ्रेट रोलिंग स्टॉक्स तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही यहाँ पर, कि मतलब 8600 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू जनरेट मतलब ऑर्डर बुक हमको देखने को मिल रही है। वही यहाँ पर पैसेंजर रोलिंग स्टॉक जो है यहाँ पे सिर्फ 1100 करोड़ के आसपास दिख रहा है, लेकिन ये भी आगे बढ़ेगा यहाँ पर। मतलब जो अब हमको यहाँ पे 1100 करोड़ के आसपास दिख रहा है वो यहाँ पे 3000-4000 करोड़ के आसपास भी हो सकता है आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर, क्योंकि ये अपना जो सारा बिजनेस है यहाँ पे वो पैसेंजर ट्रेन के ऊपर, मतलब जो मेट्रोज है खास करके, यहाँ पे बाकी के कोचेस तो है ही यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड यहाँ पे, लेकिन खास करके मेट्रो रेलवे सीट्स के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे आने वाले 3 से 4 साल के अंदर यहाँ पे ये 3000 करोड़ के आसपास का आंकड़ा ऑर्डर बुक का भर सकता है। अभी थोड़ा कंपनी के डेट के बारे में डिस्कस कर ले कि मतलब एक्चुअल में कंपनी के ऊपर डेट कितना है और क्या कैसे परफॉर्म कर रहा है ये सारी चीजें। तो अभी कंपनी के ऊपर जो है हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022 का रिजल्ट देख ले तो वहां पर आपको दिखेगा कि 861 करोड़ का यहाँ पे डेट है कंपनी के ऊपर, जबकि हमारे पास यहाँ पे जो है ये बिजनेस प्रेजेंटेशन है यहाँ पे, ये कब का है, यहाँ पे सितंबर 22 का है। इस वजह से यहाँ पे सारी जो डिटेल्स हमारे हाथ में है यहाँ पर, तो वो जो है यहाँ पे आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ इस साइड के, तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पे बोरोइंग्स जो है यहाँ पे वो आपको 900 करोड़ 300 करोड़ ऐसे दिखेंगी यहाँ पर। लेकिन यही चीजें आप अगर बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर देखोगे तो एक्चुअल में यहाँ पे आंकड़ा जो है क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है यहाँ पे वो यहाँ पे इन लोगों ने कम कर दिए है, 496 करोड़ से एकदम से 24 करोड़ के ऊपर आके टिकी हुई है यहाँ पर। शॉर्ट टर्म डेट जो है यहाँ पे वो थोड़ा सा कम हुआ है, ज्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन उसी वजह से यहाँ पे जो टोटल डेट है यहाँ पे कंपनी के ऊपर वो 861 करोड़ से यहाँ पे 282 करोड़ के ऊपर यहाँ पे टिका हुआ है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने ये चीज कैसे दिखाई, यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को यहाँ पे माइनस करके ये चीज 114 करोड़ तक यहाँ पे लाके रख दी है। लेकिन हम इसको एक्चुअल में पकड़ेंगे नहीं, लेकिन क्या क्योंकि ऐसा है यहाँ पे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐसी चीजें यहाँ पर कंपनी के पास कभी रहती है नहीं रहती है, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। फिक्स्ड एसेट हम कह सकते हैं इस चीज को, लेकिन यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो चीज होती है यहाँ पर ये क्लियरली डिस्कस नहीं किया है कि ये कैश है या फिर बैंक बैलेंस एक्चुअल में एफडी के स्वरूप में पड़ा हुआ है। तो हम इस चीज को यहाँ पे 114 करोड़ के बजाय यहाँ पे 282 करोड़ ही पकड़ेंगे कि कंपनी के ऊपर 282 करोड़ का यहाँ पे डेट है। ये सारी चीजें जो होती है ना ये बैलेंस शीट के अंदर, कौन सी वाली बैलेंस शीट, ये ऐसी वेबसाइट के ऊपर जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर डिटेल में डिस्कस नहीं किया होता है। यहाँ पर आप एनुअल रिपोर्ट के अंदर आया करो, एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो सारी चीजें होती है वो क्लियरली मेंशन की गई होती है। बैलेंस शीट के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसके अंदर ये सारी चीजें ना डिटेल में बताई हुई होती है कि कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब एक्चुअल में क्या है, कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग चीज होती है, यहाँ पे बैंक बैलेंस एज एफडी के स्वरूप में है, ये सारी चीज़ें अलग होती है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने हमेशा देखनी चाहिए कि मतलब कि किस तरीके से ये काम करती है। तो कंपनी ने जो है वो एक्चुअल में यहाँ पे डेट कम किया है, इसी वजह से हम इसकी रेटिंग जो है यहाँ पे क्रिसिल रेटिंग जो होती है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है यहाँ पे वो क्रिसिल की तरफ से यहाँ पे ए नेगेटिव यहाँ पे दिया गया है। तो अभी एक चीज़ आप लोग को फिर से बता दूँ, यहाँ पे क्लियर करनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमने जितने भी पिछले स्टॉक्स देखे हैं यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड या फिर BEML को पकड़ लो, यहाँ पे ये सारे के सारे जो है यहाँ पर इनकी रेटिंग्स जो है यहाँ पे अलग अलग टाइप की होती है। यहाँ पर क्रिसिल की होती है, किसी केयर की होती है, किसी की ब्रिकवर्क्स की होती है यहाँ पर, और सारे के सारे जो है यहाँ पे वो A+, A नेगेटिव, AAA+ की ऐसी रेटिंग्स होती है, AAA की होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे जितने भी पिछले स्टॉक्स हुए डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हमने यहाँ पे डेट फ्री स्टॉक्स देखे थे, उसके अंदर सारे के सारे जो है यहाँ पे AAA की रेटिंग सब आते थे। तो वो इसी वजह से यहाँ पे कंपनी के ऊपर ना यहाँ पे कर्जा होना और वो टाइम टू टाइम यहाँ पे पे करना ये अलग चीज होती है, और यहाँ पे डेट फ्री होना उसके साथ यहाँ पे AAA की रेटिंग मिलना ये अलग चीज होती है। ये सारी चीजें जो होती है ना आप लोगों ने समझना बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से यहाँ पे जो क्रिसिल के अंदर जो 3-4 पेजेस की रिपोर्ट होती है डिटेल में देखा करो, नीचे हिस्ट्री होती है, कितना कितना पैसा लिया गया है, कितना कितना पैसा वापस बैंक को दिया गया है, उस हिसाब से यहाँ पे क्रिसिल ने रेटिंग किस तरीके से यहाँ पे बढ़ाई है और घटाई है, ये दोनों चीजें आप देखा करो। यहाँ पे वॉच डेवलपिंग जो चीज दी गई है यहाँ पर, तो कंपनी का एक्चुअल में वॉच कैसा चल रहा है यहाँ पे, क्रिसिल का इस कंपनी के ऊपर वॉच कैसा चल रहा है, तो वो डेवलपिंग मोड में है यहाँ पर। तो मतलब क्रिसिल ने यहाँ पे ए की रेटिंग दी है, A नेगेटिव की रेटिंग दी है, A+ की रेटिंग दी है, किस वजह से दी है, किस वजह से कम की है, ये सारी चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इस फाइल के अंदर दी गई होती है। तो वो चीज भी आप लोगों ने देखनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है यहाँ पे वो कम की गई है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है
जो क्रिसिल का इस कंपनी के ऊपर वॉच है वो इस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे कि डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस यहाँ पे है कि मतलब कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, कर्जा ले रही है लेकिन यहाँ पे टाइम टू टाइम पे भी कर रही है। शॉर्ट टर्म की बात कर लो, लॉन्ग टर्म की बात कर लो, यहाँ पे नीचे सारे डिस्कशंस जो है यहाँ पे वो दिए जा चुके हैं। ये जो लास्ट 3 इयर्स की हिस्ट्री है यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट बेस्ड फैसिलिटीज़ जो है या फिर नॉन पॉइंट बेस्ड फैसिलिटीज़ जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती है कि मतलब 22 की हिस्ट्री देख लो, 21 की हिस्ट्री देख लो, 2020 की, 2019 की देख लो। यहाँ पे ये अपडेटेड है। यहाँ पर जो BBB+ की नेगेटिव थी वही यहाँ पे BBB की हुई, फिर बाद में यहाँ पे BBB की यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई गई। उसी वजह से यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव के बाद यहाँ पे ये ए नेगेटिव में आई, स्टेबल दिखाई गई इस साल में यहाँ पर। उसी के बाद यहाँ पे जो है वो ए नेगेटिव पॉजिटिव में आई और फिर बाद में यहाँ पे जो है वॉच डेवलपिंग, मतलब कि ये अभी भी वॉच में है यहाँ पर कि नेक्स्ट जो रिजल्ट दिखाए जाएंगे यहाँ पर वो किस तरीके से होंगे। यहाँ पर ए नेगेटिव की है, यहाँ पर देख लो यहाँ पे नेगेटिव स्टेबल दिखाया गया, उसके बाद में ए नेगेटिव पॉजिटिव दिखाया गया है। फिर यहाँ पे ए नेगेटिव जो अभी नेक्स्ट ईयर हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो किस तरीके का हो सकता है। यहाँ पे जो हिस्ट्री क्रिएट होगी यहाँ पर वो A+ भी हो सकता है, फिर ए भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। ये डेवलपिंग होता है यहाँ पर। ये कुछ साल बाद यहाँ पे AA की रेटिंग हो सकती है, उसके कुछ साल बाद यहाँ पे AAA की रेटिंग भी मिल सकती है। जैसे जैसे कंपनी यहाँ पे अपना कर्जा कम करती जाएगी उस हिसाब से रेटिंग मिलती रहती है। तो हिस्ट्री देखनी भी बहुत जरूरी है कि कंपनी के ऊपर यहाँ पे ट्रिपल ऐसा डायरेक्ट नहीं पकड़ना चाहिए कि AAA की रेटिंग ही इसको मिलनी चाहिए, वही सबसे बेस्ट रेटिंग होती है। वो तो बहुत कम कंपनी को होता है यहाँ पर कि मतलब जो एकदम से मतलब जिनके ऊपर कोई भी डेट नहीं होता, वो उस चीज़ को पकड़ लो, आप उस टाइप की कंपनी को पकड़ लो, उस टाइप की कंपनी को यहाँ पे AAA की रेटिंग मिल सकती है क्रिसिल एंड केयर की तरफ से। तो ये चीज़ को आप हमेशा वॉच किया करो कि कंपनी के अंदर यहाँ पे हिस्ट्री देखा करो, उसके बाद में कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, या फिर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपनी के अंदर यहाँ पे कर्जा है या नहीं है कंपनी के ऊपर। मतलब कि हर बार यहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि कंपनी के अंदर बोरिंग्स दिखाई जाती है, लेकिन आप लोग चेक नहीं करते कि कंपनी के अंदर यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है या फिर इसके अंदर लीज लाइबिलिटी दिखाई गई है। ये तीनों चीज़ें डिफरेंट होती है। और यहाँ पे जो डिबेंचर्स क्रिएट किए जाते हैं यहाँ पर या फिर बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं वो भी एक अलग चीज़ होती है, वो भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में है या फिर लीज लाइबिलिटी में आती है। ये तीनों चीज़ें डिफरेंट होती है, चारों चीज़ें बॉन्ड्स इशू करना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना आप लोगों ने अच्छी खासी तरीके से स्टडी करनी चाहिए। तो ये जो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वीडियो में आगे एंड में देखेंगे ये सारी चीज़ें, प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे काम कर रहे हैं, बैलेंस शीट कैसे काम कर रही है यहाँ पर। अभी हमने यहाँ पे बिजनेस कॉर्पोरेट बिजनेस प्रेजेंटेशन है वो देख लिया, उसके बाद में यहाँ पे रेटिंग्स जो है कैसे काम कर रही है वो भी देख ली। यहाँ पर अभी आते हैं एनुअल रिपोर्ट के ऊपर। एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना बहुत जरूरी होता है यहाँ पर कि बहुत डिटेल चीजें होती है यहाँ पर, वो दिखाई जाती है यहाँ पर कि किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ पर कंपनी ने साफ साफ क्लियर किया कि हाल ही में उसने अपने जो 2 प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे न्यूली डेवलप यहाँ पे जो मेट्रोज है यहाँ पे वो इन लोगों ने सप्लाई की है। यहाँ पे पुणे मेट्रोज की बात कर लो या फिर कैटेनिया मेट्रो की बात कर लो, ये इटली में है यहाँ पर। जैसे कि मैंने कहा था कि इनका प्लांट भी है वहाँ पे, डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग भी होती है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पे वो इटली गवर्नमेंट को वो मेट्रो सप्लाई भी करते हैं और साथ ही साथ बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे मेट्रो पुणे के अंदर जो चली है ना यहाँ पे वो इन लोगों ने ही डिजाइन की है। और इन लोगों इसी फाइल के अंदर कहा गया है कि जो मेट्रो पुणे में आई है यहाँ पर 3 के ट्रेन सेट्स है, यहाँ पे 3 कोचेस के ट्रेन सेट है यहाँ पर, वो यहाँ पे वहीं से मैन्युफैक्चर होके वहीं से डिजाइन होके यहाँ पे आई है। और कुछ जो बाद में बनी है यहाँ पर वो वेस्ट बंगाल के प्लांट में भी बनी है और उसको भी बहुत अच्छी खासी तरीके से डेवलप करना चालू है। अभी आगे से जितनी भी मेट्रोज बनेगी यहाँ पर हो सकता है यहाँ पे वो डिजाइनिंग वगैरह जो है यहाँ पे इटली में हो, उस हिसाब से हो, उस स्पेसिफिकेशन से हो, इटली के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग वो यहाँ पे इंडिया के अंदर हो, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर हो। ऐसी चीज पकड़ के चलो कि आप लोग को जो है वो स्पेसिफिकेशन जो है वो इटली के हिसाब से, उस क्लास के हिसाब से आप लोग को इंडिया के अंदर मिल सकते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिजाइनिंग वगैरह जो है वो इटली के अंदर हो रही है और नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पे वो इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर होगा। और ये जो इटली की प्लांट के अंदर जो फोकस किया जा रहा है इस कंपनी के ऊपर कि मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है इस कंपनी का, यहाँ पर इटली के अंदर जितने भी नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जितने भी मेट्रो से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये कंपनी जो है फोकस कर रही है। जैसे कि इंडिया के अंदर इनका वैगन बिजनेस है वो सेट हो चुका है, लेकिन मेट्रो के बिजनेस के ऊपर ये इंडिया के अंदर जैसे फोकस कर रही है वैसे इटली के अंदर भी मेट्रो के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, उसके प्लांट्स के अंदर फोकस कर रही है। डिजाइनिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, वही के जो प्रोडक्ट्स है वहीं पे बेचो या फिर वहां पे डिजाइन करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करो इंडिया के अंदर और फिर वहां पे यहाँ से एक्सपोर्ट करो। ये सारी चीजें इसके अंदर हो रही है। वर्ल्ड वाइड यहाँ पे ऑर्डर बुक जो है वो भी आप लोग को पता है यहाँ पे 10,000 करोड़ का इंडिया के अंदर है खाली, और जो 4,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है वो कहाँ पे है, वो वर्ल्ड वाइड है यहाँ पे, कि मतलब जो इंडिया से बाहर है। लेकिन अगर टोटल कंसोलिडेटेड यहाँ पे पकड़ लिया जाए, इसकी जो सब्सिडीज है उसको भी पकड़ लिया जाए तो वो टोटल यहाँ पे 14,000 करोड़ का बन जाता है। और टीटागढ़ के
ब्रॉड गेज को लेकर आउटलुक यहाँ पे पकड़ लिया जाए कि मतलब ये किस तरीके से काम कर रही है, यहाँ पर ब्रॉड गेज को लेकर यहाँ पे किस तरीके से फोकस कर रही है। जैसे कि आप लोग को पता है यहाँ पे जो दिल्ली मेरठ के अंदर यहाँ पे जो एक ब्रॉड गेज बन रहा है, और बाद में उसकी बाद में यहाँ पे नागपुर अमरावती नागपुर वर्धा, ये भी बहुत सारे आपने नितिन गडकरी की वीडियोज में देखा होगा कि ये ब्रॉड गेज मेट्रो चला रहा है यहाँ पर, कि मतलब यहाँ पे कोई रूट इस्टेब्लिश नहीं करना है, यहाँ पे कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा नहीं करना है, यहाँ पे खाली मेट्रो बनाने और वो इंडियन रेलवेज के रूट्स के ऊपर चलानी है। तो ये उसके ऊपर फोकस कर रही है, ब्रॉड गेज मेट्रो जिसको कहा जाता है, कि मतलब आप मेट्रो तैयार करो, मेट्रो ट्रेन सेट्स तैयार करो और खाली वो यहाँ पे चलाओ, जो दिल्ली मेरठ के अंदर हो रहा है खास करके, और उसके बाद में यहाँ पे खास करके नागपुर के अंदर हो रहा है। नागपुर के आसपास में जितने भी 300 किलोमीटर के अंदर गाँव है, यहाँ पे नागपुर वर्धा पकड़ लो, नागपुर अमरावती पकड़ लो, नागपुर बैतूल पकड़ लो, नागपुर रामटेक पकड़ लो, ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसी से रिलेटेड है। और हो सकता है यहाँ पर आने वाले कुछ समय के अंदर ये ब्रॉड गेज के जो मेट्रोज वाले प्रोजेक्ट्स हैं ना, इसके अंदर टीटागढ़ के वैगन्स भी यहाँ पे टीटागढ़ वैगन्स के जो मेट्रो कोचेस है, मेट्रो ट्रेन सेट्स है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ें दो ही है यहाँ पर, कि मतलब मेट्रो से रिलेटेड एक BEML जो 44% जो मेट्रोज इंडिया के अंदर वो चला रही है यहाँ पर, और दूसरी बात टीटागढ़ वैगन्स को सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स जा रहे हैं यहाँ पर। तो अभी सारी की सारी जो चीज़ें इसकी बिजनेस से रिलेटेड हो गई, मतलब कि हमने यहाँ पर सारी चीज़ें बात कर ली यहाँ पर, कि मतलब पिछली जो सीरीज़ यहाँ पे चालू की थी हमने यहाँ पे, वो किस तरीके से काम की, यहाँ पे डिफेंस सीरीज जो थी, उसके बाद में रेलवे सीरीज जो है वो कैसे काम कर रही है, उसके बाद में ये टीटागढ़ वैगन्स जो है यहाँ पे इसका बिजनेस कैसा है, क्या है, कैसे मेट्रो के अंदर फोकस कर रही है, इसकी ऑर्डर बुक क्या है, डेट कितना है, क्रिसिल रेटिंग क्या है, कैसे काम कर रही है, और बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या है, आउटलुक क्या है, यहाँ पर बिजनेस कैसे बढ़ाना है इन लोग को यहाँ पर वर्ल्ड वाइड भी, इंडिया के अंदर भी। तो ये सारी चीजें हो गई इसके बारे में। अभी इसके बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। इसकी जो बैलेंस शीट है, आप लोग हर बार काम किया करो किसी भी वेबसाइट के ऊपर, इस तरीके की वेबसाइट के ऊपर करा करो, रिसर्च करा करो, जब तक समझ में नहीं आता थोड़ा ऐसे डिटेल में, मतलब ये इस टाइप का जो बैलेंस शीट है यहाँ पे जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर दिया गया है, वो बहुत सारे लोग को यहाँ पे समझने में नहीं आता कि बहुत सारी डिटेल्स होती है इसके अंदर, और जो प्राइस यहाँ पे दी गई होती है, यहाँ पे जो आंकड़ा दिया गया होता है वो इन लैक्स में होता है, मतलब कि टोटल करोड़्स में भी नहीं होता, इसको ट्रांसलेट कन्वर्ट करना पड़ता है करोड़्स में, इन लैक्स टू कन्वर्ट करो इसको करोड़्स में। ये सारी चीज़ें जो होती है समझ में नहीं आती, तो ऑब्वियसली इस टाइप की वेबसाइट्स के ऊपर करा करो, लेकिन तब तक जब तक आपको समझ में नहीं आता है। लेकिन जब एक बार समझ में आ जाए तो उसके बाद में इस टाइप की जो बैलेंस शीट्स होती है, जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं कंपनी के, एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही करा करो, क्योंकि इस चीज़ के अंदर ही सारी डिटेल्स दी गई होती है। जैसे कि मैंने कहा था कि डेट एक्चुअल में किस टाइप का, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, बोरोइंग्स है, किस टाइप की है, या फिर रिलीज लाइबिलिटी, या फिर बॉन्ड्स इशू किए गए हैं इस कंपनी की तरफ से, ये सारी चीज़ें जो होती है, सारी डिटेल जो होती है वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर होती है, इस टाइप की बैलेंस शीट के अंदर होती है। तो अभी देखो इसकी बैलेंस शीट के अंदर जैसे मैंने बोरोइंग्स जो है वो सारी बता दी थी कि यहाँ पर कैसी कैसी बोरोइंग्स है, यहाँ पर 296 करोड़ की बची हुई है यहाँ पर, जो कि हमको एक कॉर्पोरेट बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाई दी गई थी, सॉरी 282 करोड़ की है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना एक्चुअल में वेबसाइट्स के ऊपर अपडेटेड नहीं रहती है। ये फाइनेंशियल ईयर 22 तक का है, लेकिन हमारे पास जो है वो एक फाइनेंशियल 23 के क्वार्टर सितंबर तक का है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फोकस करनी बहुत ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एसेट्स को देख लिया जाए कि एसेट्स किस तरीके से है, इन्वेंटरीज कितनी है, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स यहाँ पे क्लियर देने गए कि मतलब कैश कितना है और यहाँ पे एफडीज एज अ बैंक बैलेंस वो कितना है, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियरली बताई नहीं गई है। वो सारी चीज़ें जो होती है ना वो एनुअल रिपोर्ट के अंदर बताते हैं सब लोग। यहाँ पर सारे पॉइंट्स जो क्लियरली बताया गया, मतलब कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं और अदर बैंक बैलेंस कितना है, कि मतलब एफडीज वगैरह है बैंक के अंदर वो कितनी है। मतलब यहाँ पे कैश एंड कैश बैलेंस जो है यहाँ पे 451 लाख का बता रहा है, मतलब इसको कन्वर्ट कर दिया जाए यहाँ पर कि करोड़ में। यहाँ पे जितनी बैलेंस शीट होती है एनुअल रिपोर्ट के अंदर वो लैक्स में ही होता है उसका आंकड़ा, तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे वो 4-4.5 करोड़ के आसपास होता है। बैंक बैलेंस को देख लिया जाए तो यहाँ पे 29 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब राउंड फिगर पकड़ ले यहाँ पे वो 30 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर देखा करो आप लोग। तो यहाँ पे कैश एंड कैश बैलेंस जो वो भी बहुत कम दिख रहा है यहाँ पर। कैश एंड कैश बैलेंस जो यहाँ पे कम दिखना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर, कि मतलब कि पैसा जो है वो आता जाता रहता है, लेकिन यहाँ पे बैंक बैलेंस जो होता है यहाँ पे 29 करोड़ का खाली दिख रहा है यहाँ पर। तो कंपनी जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे वो हम इसकी इन्वेंटरीज को देख ले या फिर हम ट्रेड रिसीवेबल्स को देख ले यहाँ पर, जैसे कि हमको देखने को मिल रहा है इन्वेंटरीज जो है यहाँ पे 440 करोड़ के है, उसके बाद में ट्रेड रिसीवेबल्स जो है यहाँ पे 356 करोड़ के है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है बैलेंस शीट के अंदर देखनी बहुत जरूरी होती है। कैश इक्विवेलेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंटरी में सबसे ज़्यादा पैसा देखने को मिल रहा है कि नहीं, ये सारी भी BEML के भी अंदर हमने ये देखा था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो है और बैंक बैलेंस जो है वो बहुत कम है यहाँ पर, और वही इन्वेंटरीज और ट्रेड रिसीवेबल्स जो है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और वहीं पे BEML को अलग रखो, क्योंकि BEML जो है यहाँ पे वो बहुत मार्केट कैप उसका ज़्यादा है टीटागढ़ से, और टीटागढ़ जो है यहाँ पे वो खाली
2200 करोड़ के आसपास की पकड़ लो यहाँ पे, 2000 करोड़, 2100 करोड़, 2200 करोड़ के आसपास की जो वो कंपनी है यहाँ पर। तो इसी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें होती है, इसके अंदर कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि इन्वेंटरीज कितनी है, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं, उस हिसाब से जो कंपनी यहाँ पे आने वाले कुछ समय के अंदर बहुत अच्छा खासा ग्रो कर सकती है यहाँ पर। इसकी जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे लग रही है इसके आंकड़े देखकर यहाँ पर, लेकिन वही हम प्रॉफिट एंड लॉसेस के अंदर चले जाए तो यहाँ पे इसका रेवेन्यू जो है कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ है यहाँ पर, 1200 करोड़, 1500 करोड़, लास्ट 5 to 6 ईयर्स का देख ले 1700 करोड़, 1200 करोड़। फिर यहाँ पे थोड़े से अप्स एंड डाउन्स हुए यहाँ पर कि मतलब आप लोग को जैसे मैंने बोला था यहाँ पे कंपनी सब्सिडरीज जो है वो अप्स एंड डाउन्स होना है यहाँ पे, वो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ये जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस ये क्वार्टरली नहीं है यहाँ पर, ये ईयरली है यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स से, जो 1700 करोड़ 1500 करोड़ के आसपास जो इसका रेवेन्यू था, उसके बाद में हमने इसको जंप करते हुए देखा लास्ट फाइनेंशियल 22 के अंदर वो 1900 करोड़ के आसपास चली गई। फिर यहाँ पे जो आने वाला जो फाइनेंशियल 23 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे ये 2100 करोड़ के आसपास का जो है वो बिजनेस कर सकती है। तो इसी को देखते हुए और मेट्रो बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, ये दो चीज़ को देखते हुए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो है इसका सेल्स ग्रोथ जो है वो अप्स एंड डाउन्स के बीच में नहीं रहेगा, अभी वो कंटिन्यूसली अपसाइड मूव दिखाता रहेगा। आने वाले कुछ क्वार्टर्स की जो है हम यहाँ पे स्टडी करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसको बहुत अच्छा खासा हो रहा है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट को भी देख लिया जाए तो वो माइनस में जो दिखा है, आने वाले कुछ समय के अंदर वो प्लस में हो सकता है। इसी वजह से इस कंपनी के अंदर ना मतलब कि एकदम से कूद नहीं जाना है यहाँ पर। टीटागढ़ वैगन्स कहते हैं यहाँ पर कि मेट्रोस के ऑर्डर इसको सब मिल रहा है यहाँ पर। इसका जो है ना नेट प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बोल दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर भी थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स मेरे को दिख रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे इसको थोड़ा सा वॉच करो, और उसके बाद में यहाँ पे ऑब्वियसली हो सकता है यहाँ पर इसकी टेक्निकल फंडामेंटल स्टडी करो, उसके बाद में यहाँ पे हो सकता है कि ये अच्छा खासा परफॉर्म करे आगे। और एक पॉइंट यहाँ पे बताना रह गया, पीडीएफ नंबर 2 के अंदर पॉइंट मतलब पेज नंबर 23 के ऊपर ये जो ओवरऑल आउटलुक यहाँ पे देख लीजिए कि मतलब कि कंपनी यहाँ पे कर क्या रही है। तो इस वजह से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पर कि कंपनी जो है ना यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग भले इंडिया के अंदर होगी इसकी जो मेट्रो ट्रेन सेट्स है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो डिजाइनिंग वगैरह ना ये इटली के ही ब्रांच में होगी। इटली के अंदर जो कंपनी इसकी सब्सिडरीज है उसके अंदर ही होगी, उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होंगी। मतलब कि हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होंगी उस हिसाब से ये बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ट स्पेसिफिकेशन के साथ हमको मिलेगी यहाँ पर, और ये ऑब्वियसली यहाँ पे चलेगी क्योंकि हमारे गवर्नमेंट को भी यही सब चाहिए। इस चीज़ को ही प्रायोरिटी देती है कि मतलब कि वर्ल्ड क्लास चीज़ बनाओ यहाँ पे। मतलब उस हिसाब से इटली के हिसाब से ये बनेगी, वहाँ पे डिज़ाइन होगी, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो ऑब्वियसली इस चीज़ को भी देखते हुए, इस चीज़ को भी फोकस करते हुए गवर्नमेंट इसको ऑर्डर देगी। और एक चीज़ मैं यही नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर कि मतलब एक ही कंपनी के ऊपर सारा फोकस करेगी कंपनी, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे हो सकता है बीएमएल के साथ साथ ही यहाँ पे दूसरी टीटागढ़ वैगन ऐसी कंपनी होगी यहाँ पर कि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसके ऊपर फोकस कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी फोकस में रखते हुए यहाँ पर, और टीटागढ़ को एक चीज़ ध्यान में रख लो, यहाँ पे 184 के ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है, 194 180 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे 52 वीक्स के आसपास ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे 52 वीक्स के आसपास जो ट्रेड करते हैं उनके अंदर से थोड़ा सा दूर रहो यहाँ पे। मैंने यहाँ पे गार्डन रीच के बारे में कही थी ये बात कि आप लोग 52 वीक्स के आसपास है, आप ऑब्वियसली इन्वेस्ट करो, ये आगे बढ़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस देख लिए, बैलेंस शीट्स देख ली इसकी, उस हिसाब से कह रहा हूँ कि 52 वीक्स के हाईएस्ट पर है, इसी वजह से इससे थोड़ा सा दूर रहो। जब ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 140 130 के आसपास अगर ट्रेड करे तो ऑब्वियसली इसके अंदर इन्वेस्ट करना सही बात होगी। लेकिन तब तक आप लोगों ने इसके ऊपर फंडामेंटली टेक्निकली स्टडी करना बहुत अच्छी बात होगी, और उसके बाद ही कुछ डिसीजंस लो कि इसके अंदर इन्वेस्ट करे या ना करे। मैं तो कहूँगा यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये अप्स एंड डाउन जो चल रहे हैं ना यहाँ पे कि मतलब कि आप लोग अभी कुछ जाओगे इसके अंदर 180 190 के आसपास की, और फिर बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी इसके अंदर। ऑब्वियसली 52 वीक्स के हाईएस्ट के आसपास जब पहुंचता है कोई भी स्टॉक, प्रॉफिट बुकिंग होती है, आप नीचे आ जाओगे यहाँ पर। तो अभी ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर जो एक कंसेप्ट क्रिएट किया है कि यहाँ पे मेट्रोस के ऑर्डर जो इसको जा सकते हैं, जो डिजाइनिंग और जो इसकी सब्सिडरीज है यहाँ पे, वो सारी चीज़ों को देखते हुए, तो इस चीज़ को देखते हुए आप लोग एकदम से मत जाओ, यही कहना है बस। बाकी टेक्निकली फंडामेंटली इसकी स्टडी करो। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा, काम का लगा तो इसको लाइक करो, चैनल से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो। इस वीडियो से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है, क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट जरूर करना। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।